हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का एक नया चैप्टर दैट इज एनिमल किंगडम। चलो स्टार्ट करते हैं। अरे ये क्या है? ये तो कुछ नया दिख रहा है। बढ़िया है कि नहीं? कमेंट करके बताओ आपने कहाँ इसे पहले देखा है, कहीं देखा है क्या? चलो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर दैट इज एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम, हालांकि जब हम लोग किंगडम के बारे में पढ़ रहे हैं, किंगडम में पढ़ने से पहले क्या होता है कि हमें ये जानना पड़ता है कि कोई भी ग्रुप को हम लोगों ने कैसे बनाया है। तो अगर हम कोई भी चीज का ग्रुपिंग करते हैं तो उसको पहले ग्रुपिंग करने से पहले क्या सोचना चाहिए कि क्या क्या उसके बेसिस होंगे, किस आधार पे हम उसको डिवाइड कर रहे हैं इनटू डिफरेंट क्लासेस या डिफरेंट किंगडम्स या डिफरेंट फाइलम्स। ठीक है, तो एनिमल किंगडम एक बहुत ही बड़ा किंगडम है जिसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। एनिमल किंगडम को हमने डिवाइड किया है इनटू डिफरेंट फाइलम्स जो आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो अगर मैं आपको छोटा सा ओवरव्यू दिखा देती हूँ इस चैप्टर का, तो इसका ओवरव्यू क्या होगा, आप यही वाले में देखो कितने सारे एनिमल्स आपको दिखाई दे रहे हैं और बहुत सारे एनिमल्स ऐसे भी है जो आपको दिखाई नहीं भी दे रहे हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है? इस चैप्टर में आपको पढ़ना है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब किस बेसिस पे हमने एनिमल किंगडम को, जितना बड़ा वास्ट किंगडम है, उसको अलग अलग फाइलम्स में कैसे डिवाइड किया, मतलब ऑर्गेनिज्म की ग्रुपिंग कैसे की, किस बेसिस पे की। तो पहले तो हम लोग बेसिस पढ़ेंगे, सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट फाइलम्स ऑफ एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम का अलग अलग फाइलम्स पढ़ने वाले हैं और उसके बाद हमें पढ़ना है एग्जाम्पल्स ऑफ ऑल द फाइलम्स। जितने भी फाइलम्स हमें मिल रहे हैं एनिमल किंगडम के, उन सारे के स्पीशीज के या आप कह सकते हो एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ना है। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। फर्स्ट हमारा टॉपिक ही है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, किस बेसिस पे हमने क्लासिफाई किया। तो मैक्सिमम हमने यहाँ पे 8 बेसिस पढ़ने हैं कि कैसे हम लोगों ने ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग फाइलम्स में डिवाइड किया है। तो क्योंकि किंगडम एनिमेलिया एनिमल्स का किंगडम है, सबसे पहला पॉइंट ही आपके पास क्या होना चाहिए, पहला पॉइंट होने चाहिए कि एनिमल किंगडम जो है उसमें क्या आपको दिखेगा। अगर मैं देखूं इंट्रोडक्शन में अगर देखें तो एनिमल किंगडम में क्या क्या चीजें होने चाहिए। पहली बात बताएंगे, एनिमल किंगडम में सबके सब मल्टी सेल्यूलर एंड यूकैरियोटिक होंगे। यूकैरियोटिक वैसे सेल्स होते हैं बच्चे जिनके पास क्या होता है, जिनके सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, मतलब न्यूक्लियस प्रेजेंट है। और यहाँ पर क्या होगा, एनिमल किंगडम्स जो है ये कैसे पाए जाएंगे, ये कॉस्मोपॉलिटन होंगे, मतलब कि हर जगह होंगे। टेरेस्ट्रियल होंगे मतलब लैंड में रहेंगे, एक्वेटिक होंगे, एक्वेटिक का मतलब पानी में रहेंगे, या फिर एरियल होंगे मतलब हवा में उड़ते रहेंगे। ये सारे ऑर्गेनिजम्स हमें एनिमल किंगडम में देखने हैं। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था एनिमल किंगडम के बारे में कि एनिमल किंगडम में बहुत सारे एनिमल्स पाए जाते हैं, सबके सब मल्टी सेल्यूलर है, यूकैरियोटिक है और ये हर जगह पाए जा सकते हैं। मे बी टेरेस्ट्रियल, मे बी एक्वेटिक, मे बी एरियल, मे बी इन डैम प्लेसेस, डेड और डिकेइंग मैटर कहीं पर भी, या फिर पैरासिटिक, ऑल्सो पैरासिटिक। पैरासिटिक का मतलब क्या होता है, जब कोई किसी लिविंग बॉडी के अंदर कोई रह रहा है, लिविंग बॉडी के अंदर कोई होस्ट बन के, मतलब पैरासाइट बन के रह रहा है और उसको होस्ट बना रहा है, उसको हम कहते हैं पैरासिटिक अडेप्टेशन। ठीक है, चलो देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, पहला हेडिंग हमें लिखा हुआ मिला है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या है बिल्कुल समझेंगे। लेवल का मतलब क्या है, ग्रुपिंग है ना। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब बॉडी कैसे ऑर्गेनाइज्ड है। आपने पढ़ा सेल के ग्रुप्स जो है, सिमिलर सेल के ग्रुप्स एक ही फंक्शन अगर परफॉर्म करते हैं तो बोलते हैं उसको टिश्यू। तो आप जानते हो सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन अगर हम लोग देखते हैं तो फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन विल बी सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब आता है
साथ सेल के लेवल में ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें क्या है, इसमें बहुत सारे सेल्स बने हैं, है ना, मल्टी सेल्यूलर है मतलब कि सेल्स है। बट यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि मल्टी सेल्यूलर है तो सेल्स है, लेकिन सेल्स क्या टिश्यू बना रहे हैं? ऐसा नहीं है कि आप कोई भी सेल के ग्रुप को आप टिश्यू कह दो। जैसे एग्जांपल आप देखो, यहाँ पर है, मान लो बहुत सारे सेल्स सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सेम फंक्शन, परफॉर्मिंग सेम फंक्शन विद अ सिमिलर स्ट्रक्चर, ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। लेकिन आप यहाँ पर देखो, ये एक तरह का सेल, ये दूसरे तरह के सेल, ये कोई और तरह का सेल और कोई और तरह के सेल, और ऐसे आपस में साथ में है। ऐसे अगर सेल डिफरेंट स्ट्रक्चर वाले सेल परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस, तो वैसे ग्रुप को हम लोग टिश्यू नहीं कहते हैं। अंडरस्टूड और नॉट? टिश्यू क्या है और जो टिश्यू नहीं है, ये दोनों आपको दिखाई दे रहा है ग्रुप ऑफ सेल। यहाँ पे सिमिलर स्ट्रक्चर विद सेम फंक्शन, वेयरएज यहाँ पर क्या है, स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है और सबके सब अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, कोई किसी के साथ मिलकर काम नहीं कर रहा है। अगर मिलकर काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है, डिफरेंट फंक्शन होगा। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? चले तो देखते हैं सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है। सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि जो ऑर्गेनिज्म सिर्फ मल्टी सेल्यूलर बॉडी है, लेकिन सेल्स जो है वो टिश्यू फॉर्म नहीं कर रहे हैं। ऑल सेल्स, सारे सेल्स परफॉर्म, ऑल सेल्स परफॉर्म, ऑल सेल्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। सारे सेल्स जो है वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब सारे डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, अपना अपना फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, अलग अलग सारे सेल सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब बॉडी मल्टी सेल्यूलर है, बहुत सारे सेल से मिलकर बनी है, बट फिर भी क्या है यहाँ पर, फिर भी यहाँ पर सारे सेल्स आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं कर रहे, सब आपस में क्या कर रहे हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं। अपना अपना काम होगा मतलब कि सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट विल बी नंबर बी, दैट इज टिश्यू। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर टिश्यू तो जरूर बना रहे हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर टिश्यू बना रहे हैं, बट वो टिश्यू से कोई ऑर्गन नहीं बना। ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्म सिमिलर फंक्शन और सेम फंक्शन, same function is called as tissue level of organization। जैसे एग्जाम्पल, कुछ ग्रुप ऑफ सेल डाइजेशन में हेल्प करेंगे, कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा, कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर एक्सक्रीशन में हेल्प करेगा। मतलब अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग टिश्यू बना है, बट कोई ऑर्गन नहीं बना। जैसे हमारे में होता है ना, ह्यूमन बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम है जिससे कि हम लोग रेस्पिरेशन कर रहे हैं, लंग्स है, ट्रैकिया है, नोज है, नोस्ट्रिल्स है, फैरिंग्स है, इन सभी के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, रेस्पिरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ब्रीदिंग कर सकते हैं। तो ब्रीदिंग के लिए हमारे पास प्रॉपर एक ऑर्गन सिस्टम है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, कुछ ग्रुप ऑफ सेल मिले और वो लोग मिलकर क्या बना ले हैं, क्या बना लेते हैं, वो बना लेते हैं टिश्यू। ठीक है, और वो टिश्यू अकेले परफॉर्म कर रहा है सारा फंक्शन। नेक्स्ट आते हैं नंबर सी, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आपको क्या देखना है, ऐसे इस टाइप के ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आपको क्या मिलेगा कि हर एक फंक्शन के लिए, फॉर अ स्पेसिफिक फंक्शन, फॉर स्पेसिफिक फंक्शंस क्या बना हुआ है, स्पेसिफिक फंक्शन के लिए अलग अलग ऑर्गन्स बने। फॉर स्पेसिफिक फंक्शंस आ स्पेसिफिक ऑर्गन, स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर्म। हर अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग स्पेसिफिक ऑर्गन्स बने हुए। जैसे कि हमारे पास ऑर्गन सिस्टम है, लेकिन ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गन सिस्टम नहीं है। इसमें होता क्या है, तो इसमें एक ऑर्गन एक पूरा पर्टिकुलर काम करेगा। नेक्स्ट वी कम इनटू ऑर्गन सिस्टम।
लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आपको क्या देखने को मिलेगा, इसमें देखने को मिलेगा कि ऑर्गन सिस्टम एक साथ कैसे काम करे। जैसे कि ह्यूमन में है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा स्टार्ट कहां से होता है, माउथ, देन फेरिंक्स, देन इसोफेगस जो फूड पाइप है हमारी, देन क्या होता है स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। तो ये सारे ऑर्गन मिलकर एक ही काम कर रहे हैं, क्या, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। क्लियर। सेम गोज विथ, अगर आप देखोगे सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें क्या है, हार्ट एंड आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, आप कह सकते हो ब्लड वेसल्स। तो ये सब मिलकर क्या काम करे, एक ही काम कर रहे हैं ना, क्या, सर्कुलेशन। तो अगर कोई भी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स मिलकर काम करते हैं उसको कहते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और ये ह्यूमंस में देखने को मिलता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमंस में देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या है, हर फंक्शन के लिए ऑर्गन सिस्टम्स है, सिस्टम ऑफ ऑर्गन, सिस्टम ऑफ ऑर्गन्स टुगेदर परफॉर्म, साथ में मिलकर क्या परफॉर्म करे, टुगेदर परफॉर्म same function or together perform a specific function, एक specific function perform करते हैं। Is it clear or not? Is it clear or not? सभी को यहाँ तक समझ में आ चुका है? What is level of organization? Level of organization मतलब बॉडी तो बनी है सेल्स की, बट वो सेल्स मिलकर या तो सिर्फ सेल्यूलर लेवल में रहेंगे, वो लोग सारे सेल्स सारा काम करेंगे, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, सारा काम अपने अपने सेल सारे कर लेंगे। बट अगर कोई टिश्यू बना रहा है, अलग अलग टिश्यू अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करे तो टिश्यू लेवल है। अलग अलग ऑर्गन, एक एक ऑर्गन मिलकर अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहे, लाइफ प्रोसेस परफॉर्म कर रहे, ऑर्गन लेवल है। और अगर बहुत सारे ऑर्गन मिलकर एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रहे, एक सिस्टम बना के काम कर रहे हैं, दैट इज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। नेक्स्ट बेसिस आते हैं हम लोग। नेक्स्ट बेसिस इज जर्म सेल्स। नेक्स्ट बेसिस हमारे पास आता है जर्म लेयर और जर्म सेल्स। आप जानते हो जर्म लेयर क्या होता है, जर्म सेल्स इज डिफरेंट, बट जर्म लेयर यहाँ पे क्या होता है ये समझते हैं। एकदम स्टार्टिंग से समझेंगे, बिल्कुल बेसिक समझेंगे कि जर्म लेयर है क्या। आप सभी जानते हो मेल क्या प्रोड्यूस करता है, मेल गैमेट है स्पर्म, मेल गैमेट इज स्पर्म, स्पर्म। और जब ओवम मिलता है जो कि फीमेल गैमेट है, स्पर्म एंड ओवम मिलकर क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। ये सभी को पता है, ये हमने पढ़ा भी है क्लास 10th में, हाँ या ना, यस और नो, पढ़े थे ना आप लोग ये। तो जब स्पर्म और ओवम मिलकर फर्टिलाइजेशन करता है, फर्टिलाइजेशन होता है, उस टाइम पर क्या बनता है, जाइगोट। जाइगोट क्या है बच्चे, जाइगोट कहाँ बनता है ह्यूमन में, जाइगोट ह्यूमन में फीमेल फैलोपियन ट्यूब या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर बनता है। ठीक है, अभी बस यहां तक समझेंगे। ये जो जाइगोट बना ये सिंगल सेल का है, वन सेल है। यही जाइगोट डिवाइड करता है इनटू 2 सेल्स, 2 से 4, 4 to 8, 8 to 16, 16 to 32, 32 तो ऐसे ही डिवाइड करता जाता है। तो जब ये डिवाइड करके इम्ब्रियो बना रहा है, बिकॉज जाइगोट से क्या बनेगा बच्चे, जाइगोट से बनेंगे इम्ब्रियो। जब ये इम्ब्रियो बना रहा होता है तो बहुत सारे सेल्स बनते हैं, और ये बहुत सारे जो सेल्स होते हैं ये 2 लेयर या 3 लेयर्स में अरेंज होते हैं। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? मैंने बताया कि जर्म लेयर में क्या है, जर्म लेयर क्या है, तो पहले यहाँ स्टार्टिंग में आप देखोगे स्पर्म और ओवम मिलकर, गैमेट्स मिलकर बनाएंगे जाइगोट। जाइगोट फिर डिवाइड करेगा इनटू 1 से 2 सेल्स, 2 to 4, 4 से 8, 8 to 16, 16 to 32, और ऐसे डिवीजन करते हुए ये बनाएंगे इम्ब्रियो। इम्ब्रियो जो होता है, फिर इसके सारे सेल्स, जब इम्ब्रियो बनना शुरू होता है उस टाइम पर सारे सेल्स अरेंज हो जाते हैं इनटू लेयर्स। किस में अरेंज हो रहे हैं, लेयर्स में अरेंज हो रहे हैं। इन्हीं लेयर्स को हम कहते हैं जर्म लेयर्स। ठीक है, देखते हैं कैसे अरेंज होगा। यहां पर आपको एक पहला जर्म लेयर आपको दिखाते हैं, ये देखेंगे
ये देखिए, ये जो है ये फर्स्ट लेयर ऑफ सेल्स है, सबसे पहले आउटर लेयर ऑफ सेल्स है। बहुत सारे सेल्स मिलकर एक आउटर लेयर बनाते हैं। ये आउटर लेयर जो होता है इसका नाम है, इस जर्म लेयर का नाम है एक्टोडर्म। और अंदर की तरफ ये क्या बनाता है, अंदर की तरफ ये एक और लेयर बनाते हैं, कुछ इस तरह से देखेंगे। दिस इज, ये हमारे अंदर का लेयर जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं एंडोडर्म। ये क्या है, सेल्स जो है वो मिलकर क्या बना रहे हैं, इस तरह से लेयर्स बना रहे हैं। और आपको बीचों बीच में खाली जगह यहाँ पर दिखाई दे रही है। सेम ऐसे में एक और डायग्राम बनाऊंगी। एक और डायग्राम हम लोग बनाएंगे इसका, चलिए बनाते हैं। ये है आउटर जर्म लेयर, दिस इज आउटर जर्म लेयर, इसको हम कह रहे हैं, क्या नाम दिया है इसको मैंने, एक्टोडर्म। और ये है हमारे पास इनर जर्म लेयर, इनर जर्म लेयर, इसको थोड़ा मिडिल में बनाते हैं। ये इनर जर्म लेयर हो गया हमारे पास। अब यहाँ पर ये जो है ये भी ग्रुप ऑफ सेल्स इस तरह से अरेंज हो रहे हैं। मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ कि जब जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है उस टाइम पर बहुत सारे सेल्स जो है वो आपस में इस तरह से अरेंज हो जाते हैं और 2 डिफरेंट लेयर्स बना रहा है। लेकिन कोई क्या आप कह सकते हो किसी ऑर्गेनिज्म में ये 2 से ज्यादा भी लेयर्स हो सकते हैं। जैसे आपको मैंने दोनों में दिखाया कि 2 लेयर्स तो पक्का है। एक में सबसे बाहर वाला एक्टोडर्म और मिडिल नहीं मींस अंदर वाला एंडोडर्म। अब यहाँ पर आप क्या देखोगे, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर ये 2 डिफरेंट जर्म लेयर्स तो बने और अंदर में ये जो खाली जगह है ये फिल्ड है विथ, दिस इज फिल्ड विथ आ जेल, एक जेल से ये फिल्ड है। दिस जेल इज कॉल्ड एज मीजोग्लिया। इस जेल को हम क्या कह रहे हैं, मीजोग्लिया कह रहे हैं। मीजोग्लिया क्या है बच्चे, ये एक जेल है, इट इज नॉट अ ग्रुप ऑफ सेल, ये एक सेल का लेयर नहीं है, ये क्या है, ये है जेल का लेयर। आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर समझ में आ रहा है, अंदर एक सेल का लेयर है, बाहर एक सेल का लेयर है, बट मिडिल पोर्शन में क्या है, सेल के लेयर्स नहीं है, मिडिल पोर्शन में क्या है, एक जेल है। अंडरस्टूड और नॉट? ये स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, इस स्ट्रक्चर को आप क्या देख सकते हो, 2 जर्म लेयर्स है। पहला आता है हमारे पास जर्म लेयर, फर्स्ट इज एक्टोडर्म, पहला वाला है एक्टोडर्म, बाहर वाला लेयर, ओके। और उसके बाद जो मिडिल वाला है दैट इज एंडोडर्म। एंडोडर्म क्या है, मिडिल लेयर है, सॉरी नॉट मिडिल, इनर लेयर इज एंडोडर्म। ये इसका एक्टोडर्म है, ये इसका एक्टोडर्म है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बोल रही हूँ किसी के बीचों बीच में क्या है, एक जेल मैट्रिक्स भरा होता है जिसका नाम है मीजोग्लिया। मीजोग्लिया इज अ जेल मैट्रिक्स और इट इज अ जेल, इट इज नॉट अ ग्रुप ऑफ सेल, सेल के ग्रुप नहीं है, सिर्फ एक जेल भरा है। बाहर में एक लेयर है, ऐसे समझो कि एक बॉल है, एक बॉल का एक आउटर कवरिंग है और एक अंदर में एक छोटा सा कवरिंग है, बट बीच में क्या भरा हुआ है, एक जेल या एक लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर जेल या लिक्विड नहीं भरकर ग्रुप ऑफ सेल्स है। यहाँ पर ग्रुप ऑफ सेल्स एक और लेयर बनाए हैं, जैसे आपको बाहर में एक लेयर दिखाई दे रहा है वैसे अंदर की तरफ भी एक और लेयर है, ये मिडिल लेयर है, दिस इज मिडिल लेयर। इस मिडिल लेयर का नाम क्या है, मीजोडर्म। मीजो मतलब मिडिल, मिडिल लेयर का यहाँ पर नाम है मीजोडर्म। तो ये भी क्या है, ये ग्रुप ऑफ सेल्स है। आपको देखने को मिला वहां पर क्या था, सेल में जेल भरा हुआ, सेल के दोनों लेयर के बीच में जेल भरा था, बट यहाँ पर एक और लेयर है, मतलब आप कह सकते हो कि 3 लेयर्स है, 3 लेयर्स ऑफ सेल, एक्टोडर्म का लेयर,
मेसोडर्म का लेयर और एंडोडर्म का लेयर। ये कब बनता है? ये आपके एम्ब्रियो फेज में बनता है। जाइगोट से जब एम्ब्रियो बनता है उस टाइम पर ये एम्ब्रियो फेज में आपको देखने को मिलेगा। और यही जो लेयर्स है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, यही लेयर्स या मेसोडर्म, ये सारे लेयर्स मिलकर एक्चुअल में क्या करते हैं? अलग अलग ऑर्गन्स बनाते हैं। क्लियर है? हमारे बॉडी में जितने भी अलग अलग ऑर्गन्स है वो कौन बनाया है? वो यही जर्म लेयर से बने हैं। तो जब हम लोग जाइगोट से एम्ब्रियो फेज में जाते हैं, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से पहले एम्ब्रियो जब बन रहा है उसी टाइम पर एम्ब्रियो इस तरह से पाया जाता है, 2 लेयर या फिर 3 लेयर में। यही 2 और 3 लेयर क्या होते हैं बच्चे? यही 2 और 3 लेयर से ही हमारी पूरी बॉडी के ऑर्गन्स बनते हैं। जिन ऑर्गेनिज्म के पास क्या है, 3rd लेयर या मेसोडर्म नहीं है, उनके बॉडी में मेसोडर्म वाले ऑर्गन्स नहीं बनेंगे। स्पेशली मेसोडर्म से क्या बनते हैं? मसल्स बनते हैं, तो मसल्स नहीं बनेगा। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिज्म के पास सिर्फ 2 लेयर है उनके बॉडी में मेसोडर्म नहीं है, तो वैसे ऑर्गेनिज्म के पास मसल्स नहीं होंगे। मेसोडर्म से और भी कुछ बनते हैं, यहाँ पे मैं इसको लिख देती हूँ। ये क्या है? दिस इज मेसोडर्म, दिस इज मेसोडर्म। क्लियर है आपको सभी को? अब यहाँ पर यही बता रहे हैं कि जो भी ऑर्गेनिज्म के पास सिर्फ 2 जर्म लेयर्स है वैसे ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक। वैसे ऑर्गेनिज्म क्या कहा जाता है? डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब, डिप्लो मतलब 2, ब्लास्टिक का मतलब ये इसके पास जितने लेयर्स है, तो इसके पास कितने? 2 जर्म लेयर्स। कितने जर्म लेयर्स है इनके पास? 2 जर्म लेयर्स। कब दिखेगा? एम्ब्रियोनिक फेज में। सेम वैसे अगर जिसके पास 3 जर्म लेयर्स है, मतलब 3 लेयर्स में, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, उसको कहेंगे हम लोग क्या? वैसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। जिसके पास कितने जर्म लेयर है बच्चे? 3 जर्म लेयर्स। जिसके पास 3 जर्म लेयर्स है और यहाँ पर 2 जर्म लेयर्स है। इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट? जर्म लेयर क्या है, समझ में आया सभी को? जर्म लेयर्स ये हमारे एम्ब्रियोनिक फेज में देखने को मिलते हैं। जर्म लेयर्स क्या होते हैं? जर्म लेयर्स वैसे सेल्स होते हैं जो हमें एम्ब्रियो फेज में मिलेंगे, और ये ग्रुप ऑफ सेल्स है जो कि अलग अलग लेयर्स में अरेंज होते हैं। आउटर लेयर एक्टोडर्म, मिडिल लेयर मेसोडर्म, इनर लेयर एंडोडर्म। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारे पास क्या? डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स। फटाफट एक स्क्रीनशॉट लेंगे हम लोग। फटाफट एक स्क्रीनशॉट लेंगे, इसके आगे बढ़ेंगे हम लोग फिर। चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है सिमेट्री। व्हाट इज सिमेट्री? सिमेट्री का मतलब क्या होता है? तो सिमेट्री का मतलब यहाँ पर ये है कि सिमेट्री मतलब अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी कैसी है, सिमेट्रिकल है, एसिमेट्रिकल है, ये अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ पर सिमेट्री का मतलब समझना पड़ेगा। सिमेट्री का मतलब होता है बच्चे कि ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है, अगर हम उसको कोई भी प्लेन से कट करते, प्लेन कैसा कैसा होता है? हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन, है ना, जिसको हम लोग लैटरल प्लेन भी बोलते हैं। लैटरल प्लेन या वर्टिकल प्लेन होगा, हॉरिजॉन्टल या आप कह सकते हो ट्रांसवर्स प्लेन, ठीक है, या ऑब्लिक प्लेन। अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को किसी भी प्लेन से कट करते हैं और कट करने से क्या होता है, हमारे पास क्या होता है? 2 इक्वल हाफ्स आएंगे। तो वैसे ऑर्गेनिज्म को हम कहेंगे सिमेट्रिकल। जैसे एग्जांपल बच्चे, ह्यूमन के बॉडी में अगर आप ऐसे कट करोगे, कट हो जाएगा, 2 इक्वल हाफ्स हो जाएंगे। अंदर के ऑर्गन थोड़े बहुत गड़बड़ है, लेकिन बॉडी का आउटर सरफेस तो प्रॉपर इक्वल 2 हाफ्स में कट जाएगा। कटेगा कि नहीं?
अब वैसे ही ऑर्गेनिज्म जिसके पास क्या होता है, अमीबा, जैसे मान लो अमीबा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, तो अमीबा को अगर आप कहीं से भी कट करोगे इक्वल हाफ हो पाएगा वो कभी, बिकॉज उसका शेप तो इरेगुलर है, इक्वल हाफ तो हो नहीं पाएगा। तो वैसे ऑर्गेनिज्म जिनका इक्वल हाफ नहीं हो पाता है उसको हम लोग कहते हैं एसिमेट्रिकल, और वैसे ऑर्गेनिज्म जिनका इक्वल हाफ हो सकता है दैट आर कॉल्ड एज सिमेट्रिकल। तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट अगर देखेंगे सिमेट्री में, तो सिमेट्री कैसी कैसी है, दो तरह की है, एसिमेट्रिकल बॉडी है, या फिर आप कह सकते हैं दूसरी वाली सिमेट्रिकल बॉडी है। सिमेट्रिकल बॉडी जिसको आप इक्वल हाफ्स में कट कर सकते हो, और एसिमेट्रिकल बॉडी जिसको आप इक्वल हाफ्स में कट नहीं कर सकते हो। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे कैन नॉट बी डिवाइडेड, यहाँ लिखेंगे कैन नॉट बी डिवाइडेड into equal halves, into equal halves में डिवाइड नहीं हो सकती। whereas symmetrical में क्या होगा, symmetrical में can be divided into equal halves में डिवाइड हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर सिमेट्रिकल के अंदर अगर हम लोग को टाइप्स देखना है तो यहाँ पर आते हैं 2 टाइप्स। क्या क्या आएगा 2 टाइप्स में? इसमें आ जाएंगे हमारे पास रेडियल सिमेट्री, और आएगी दूसरी बाइलैटरल सिमेट्री। अब ये क्या है समझते हैं यहाँ पर हम लोग। पहला तो मैंने आपको बता दिया एसिमेट्रिकल है। एसिमेट्रिकल में एक एग्जांपल आता है स्पंज। जितने भी स्पॉन्जेस है वो सारे स्पॉन्जेस क्या होता है आगे पढ़ेंगे पोरिफेरा में, ये भी एक तरह के एनिमल्स होते हैं, पानी में पाए जाते हैं। तो स्पॉन्ज क्या है, वो होते हैं एसिमेट्रिकल, मतलब आप कहीं से भी काटो इक्वल हाफ में नहीं कटेगा। लेकिन सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसको हम 2 इक्वल हाफ्स में कट कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे कट करेंगे देखते हैं। पहला आता है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री का मतलब होता है कि अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म को लेंगे, मान लो मैं यहाँ पर ये ऑर्गेनिज्म लेती हूँ, इस ऑर्गेनिज्म का मैं कोई एक सेंटर पॉइंट एडजस्ट कर लूं और उसको वहां से कट करूं, तो ये 2 इक्वल हाफ्स में कट हो गया, यस और नो, हो गया। फिर यहां से अगर मान लो मेरा मन है यहां से कट करने का, हम अगर एक सेंटर पॉइंट लेकर उसको एक और रेडियस की तरह कट कर रहे हैं, या मेरा मन यहां से कट करने का, ठीक है, या मेरा मन है यहां से कट करने का, आप किसी भी प्लेन से अगर एक सेंटर पॉइंट लेकर कट करते हो तो वो 2 इक्वल हाफ्स में कट हो जाएगा। एक सेंटर पॉइंट लिया, कहीं से भी कोई भी प्लेन से अगर आप कट कर रहे हो वो क्या हो जाएगा बच्चे, एक प्रॉपर 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। जैसे एग्जांपल क्या है बता सकते हो आप लोग, स्टारफिश, सुना है आपने स्टारफिश? स्टारफिश कैसा है, कैसा सिमेट्री है स्टारफिश का, रेडियल सिमेट्री है, एक रेडियस लेकर कट करना है। इसमें एग्जांपल और आ सकते हैं जेलीफिश, पढ़ा ना हमने, ठीक है। तो जेलीफिश जो है वो भी क्या होगा, इस तरह से कहीं से भी कट किया जा सकता है। जिस भी ऑर्गेनिज्म को आप सेंटर पॉइंट लेकर कोई भी रेडियल प्लेन से कट करो, तो वो क्या हो जाता है, इक्वल हाफ में कट हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज रेडियली सिमेट्रिकल और रेडियल सिमेट्री। समझ में आ रहा है? आगे बढ़े हम लोग, चलो नेक्स्ट आते हैं बाइलैटरल। नाम से समझेंगे, बाइलैटरल, बाई मतलब 2 है ना, और लैटरल मतलब अंडरस्टूड। तो बाइलैटरल का मतलब अगर हम लैटरल प्लेन से कट करें तो 2 इक्वल हाफ्स में कट हो जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? अगर हम लोग एक लैटरल प्लेन से कट करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को, चलो मैं बनाती हूँ एक सुंदर सा ऑर्गेनिज्म। आप सभी ने इस ऑर्गेनिज्म को कभी ना कभी तो अपने बगीचे में देखा होगा। आपके पास गार्डन्स है, बगीचे हैं किनके किनके घर में है? कमेंट में बताएंगे जिनके इनके घर में गार्डन्स है। गार्डन होना ना बच्चे बड़ा जरूरी है। इट फ्रेशेस योर एयर एज
as well as your mind. ये आपका एयर को भी फ्रेश करता है और आपके दिमाग को भी. कैसे? आप जाके खुद देखो. हमारी बॉडी ना एक एक्स्ट्रा बात बता रही, इससे अलग है, ठीक है. हमारी बॉडी जो होती है ना वो ग्रीनरी से बहुत अट्रैक्ट होती है. कोई भी ग्रीनरी हो, कलरफुल जो भी चीजें, ग्रीनरी चीजें रहेंगी ना, हम बहुत अट्रैक्ट होते हैं. अगर आपके, जैसे एग्जांपल, अगर आपके बालकनी से एकदम हरा भरा पूरा बागान दिखेगा या अगर एकदम ग्रीन ग्रीन कलर का पहाड़ दिखेगा तो क्या लगेगा आपको? बहुत अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? ग्रीनरी जो है ये हमारे आई को काम करती है, सूद करती है, हमारे माइंड को सूदिंग एक्टिविटी देती है, सूदिंग कामनेस देती है. तो अगर आप पढ़ाई से बोर हो जाते हो तो कहीं घूमना फिरना चाहिए. ऐसा घूमना फिरना नहीं कि मॉल चले गए, यहाँ चले गए, वहां चले गए, नहीं. घूमना फिरना नेचर के साथ वाला घूमना फिरना है, कई अच्छे पेड़ों के पास या फिर गार्डन्स में. इसीलिए गार्डन होना बहुत जरूरी है घर में. अगर आपके पास जगह कम है ना तो आप बालकनी में एक छोटा मिनी गार्डन बना लो, छोटे छोटे पॉट्स लगा लो. वो क्या होता है ना, आपके एयर को भी फ्रेश कर रहा है. एयर फ्रेश होगा तो ऑब्वियसली माइंड भी हैप्पी रहेगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग. बायलैटरल सिमेट्री में, मतलब मैम ज्ञान ही देती रहती है, नहीं. चलो आगे बढ़ते हैं. बायलैटरल सिमेट्री में, बायलैटरली सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है? अगर किसी ऑर्गेनिज्म को हम लैटरल प्लेन से कट करते हैं तो वो 2 इक्वल हाफ्स में कट हो जाएगा. दिस इज कॉल्ड एज बायलैटरली सिमेट्रिकल. इसमें एग्जांपल मैंने एक बटरफ्लाई बनाया है, आप बना सकते हो ह्यूमन की बॉडी, आपकी मर्जी. ठीक है, अब चलो मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछती हूँ. क्वेश्चन है कि बटरफ्लाई तो बायलैटरली सिमेट्रिकल है. अब मैं आपको 2-4 एग्जाम्पल बताऊंगी जो आपको कमेंट में बताना है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कौन से सिमेट्री के साथ है. क्लियर? चलो मेरे हिसाब से आप पहला मुझे बता दो, क्रैब, केकड़ा. केकड़ा कौन सा सिमेट्री है? क्रैब की सिमेट्री क्या है? फर्स्ट मैंने क्वेश्चन पूछा, क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्रैब की सिमेट्री. क्रैब कौन से सिमेट्री का है? दूसरा हमारे पास एक क्वेश्चन आता है ऑक्टोपस कौन सी सिमेट्री वाला है? और थर्ड क्वेश्चन है आपके लिए गोट, बकरी कौन सी सिमेट्री की है? ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन के आंसर मुझे चाहिए नीचे कमेंट बॉक्स में. ये तीनों क्वेश्चन के आंसर कहाँ चाहिए मुझे? कमेंट बॉक्स में. क्रैब की सिमेट्री क्या है, ऑक्टोपस एंड गोट की सिमेट्री क्या है? चले आगे बढ़ते हैं हम लोग. नेक्स्ट दैट इज सीलोम. व्हाट इज सीलोम? थोड़ा सा समझना है सीलोम के बारे में. सीलोम क्या होता है? ये है हमारे पास सीलोम के बारे. सीलोम क्या होता है? तो सीलोम अगर मुझे बताना है कि सीलोम क्या है, आप सिंपल कह सकते हो बॉडी कैविटी. बॉडी कैविटी का मतलब हम लोग देखने वाले कि बॉडी कैविटी क्या है. तो अभी जस्ट हमने पढ़ा क्या? हमने पढ़ा जर्म लेयर्स. जर्म लेयर्स में हमने क्या पढ़ा? डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म. डिप्लोब्लास्टिक क्या होता है? जिसके पास 2 जर्म लेयर है, और ट्रिप्लोब्लास्टिक जिसके पास 3 जर्म लेयर है. तो बॉडी कैविटी जो है, बॉडी कैविटी जो है ये हमेशा प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट बिटवीन मीजोडर्म. मीजोडर्म के बीच में प्रेजेंट होगा. तो अब मीजोडर्म क्या है? एक डायग्राम हम लोग फटाफट बना लेते हैं. मीजोडर्म वाला डायग्राम हम लोगों ने देखा था, क्या था? दिस इज एक्टोडर्म. अरे रे गोल क्यों हो रही है? ये देखेंगे, दिस इज एक्टोडर्म, है ना. एक्टोडर्म के अंदर हमारे पास क्या देखने को मिला था? एक्टोडर्म के अंदर हमने देखा था एंडोडर्म, और एंडोडर्म के ही बाहर में क्या था? बहुत सारे सेल्स थे या सेल का लेयर था, दैट इज मीजोडर्म. ये है हमारे पास मीजोडर्म. ये हमने देख लिया है. ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक, जिनके जर्म लेयर में कितने लेयर्स है? कितने लेयर्स है? 3 जर्म लेयर्स है. उसको हम कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक. तो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म के अंदर ही क्या देखने को मिलता है बच्चे? जर्म लेयर्स में मीजोडर्म देखने को मिलता है. क्या डिप्लोब्लास्टिक में था? नहीं था. हमने यहाँ बीच में क्या बनाया था? वहां पर एक मीजोग्लिया बनाया था, जेल बनाया था. क्लियर है? तो यहाँ पर आपको जो देखने को मिल रहा है ये क्या है? दिस इज, बोलो, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म वेयर 3 जर्म लेयर्स आर प्रेजेंट, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड
एंडोडर्म। तो ये जो आपको एक्टोडर्म देखने को मिला, ये एक्टोडर्म और एंडोडर्म जो है वो उसमें भी था, बट मीजोडर्म जो है वही सबसे इंपॉर्टेंट है सीलोम में, क्योंकि बॉडी कैविटी या सीलोम जो है वो मीजोडर्म के बीचों बीच होता है। कैसा दिखेगा? तो आपको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, ये देखेंगे। दिस इज, ये है हमारे पास एक्टोडर्म, एक्टोडर्म का लेयर हो गया। इसके बीचों बीच में आता है हमारे पास एंडोडर्म, ये एंडोडर्म का लेयर हो गया। और यहीं पर आता है मीजोडर्म। मीजोडर्म जो है उसके बीच में, यहां पर आप देखो मीजोडर्म पूरा का पूरा भरा हुआ है, भरा हुआ है इन द सेंस कि पूरा का पूरा एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में सारे सेल्स भरे हुए हैं मीजोडर्म के। कोई जगह खाली दिख रही है? नहीं दिख रही है। यहां पर आपको मैं दिखाऊंगी मीजोडर्म के बीचों बीच खाली जगह। ये खाली जगह को ही हम क्या कहते हैं? इसी खाली जगह को हम कहते हैं बॉडी कैविटी। ये देखेंगे खाली जगह कैसे बना रही हूं मैं। मीजोडर्म के सेल्स के लेयर के बीचों बीच क्या है बच्चे? खाली जगह है। इस खाली जगह को ही हम कहते हैं, ये देखो यहां पर मीजोडर्म के सेल्स बाहर की तरफ, ये पूरा मीजोडर्म का सेल्स है, यहां पर भी मीजोडर्म के सेल्स अंदर की तरफ, मतलब एंडोडर्म और एक्टोडर्म से टच हो रहे हैं कौन? मीजोडर्म के सेल्स। और मीजोडर्म के सेल्स कहां पर नहीं है? ये देख रहे हैं आप जगह, यहां और यहां मीजोडर्म के सेल्स नहीं है क्या? नहीं है ना। तो यहां पर आप कह सकते हो कि जो यहां पर जिस तरफ मीजोडर्म के सेल्स के अंदर में एक जो मीजोडर्म का सेल का लेयर बना, उस लेयर के अंदर के जो खाली जगह है, इस खाली जगह को ही हम कहते हैं सीलोम या कहते हैं बॉडी कैविटी। दिस इज ट्रू सीलोम, असली सीलोम है। इसीलिए वैसे ऑर्गेनिज्म जिसके पास 3 जर्म लेयर है और उसके मीजोडर्म में सीलोम है या ट्रू कैविटी है, इसको हम कहते हैं सीलोमेट। सीलोमेट, वैसे ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं सीलोमेट। और जिनके पास कोई सीलोम नहीं है, कोई खाली जगह नहीं, उसको कहते हैं एसीलोमेट। सीलोमेट, दिस इज एसीलोमेट। एसीलोमेट जिसके मीजोडर्म में कोई खाली जगह नहीं है, बॉडी कैविटी बनने की स्पेस नहीं है। वेयर एज सीलोमेट वो है जिसके मीजोडर्म में क्या है? 1-2 खाली जगह बनी है। इसको हम कहते हैं क्या? इसको हम कहते हैं सीलोमेट ऑर्गेनिज्म। अब इसी के साथ जैसे आपने देखा कि सीलोमेट ऑर्गेनिज्म कैसे होता है, उनमें सीलोम कैसा होता है, ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा स्यूडोसीलोमेट। स्यूडो का मतलब क्या होता है? कमेंट सेक्शन में बताएंगे स्यूडो का मतलब क्या होता है, जल्दी से कमेंट करेंगे। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, नकली। नकली क्या है यहाँ पर? यहाँ पर जो मीजोडर्म है वो प्रॉपर एक्टोडर्म और एंडोडर्म में अटैच है और बीचों बीच क्या है? उसका खाली जगह है। यहाँ पर मीजोडर्म के बीच भी खाली जगह है, लेकिन मीजोडर्म जो है वो इस तरह से पाउच बना लिए। पाउच समझते हैं ना हम लोग? इस तरह से पाउच बनाकर एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में है। क्या ये एक्टोडर्म एंडोडर्म को टच कर रहा है मीजोडर्म? नहीं। लेकिन मीजोडर्म के बीच बीच में क्या है बच्चे? खाली जगह दिखाई दे रही है। मीजोडर्म के, ये मीजोडर्म का एक लेयर एक पाउच में, 2 लेयर दूसरे पाउच में, तो ये जो मीजोडर्म के अंदर आपको खाली जगह दिखाई दे रही है, दिस इज कॉल्ड एज स्यूडोसील या स्यूडोसीलोम। स्यूडोसीलोम का मतलब नकली सीलोम। स्यूडोसीलोमेट ऐसे ऑर्गेनिज्म क्या कहते हैं? स्यूडोसीलोमेट। स्यूडोसीलोमेट का मतलब वैसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास क्या है? स्यूडोसीलोम है। स्यूडो का मतलब क्या? स्यूडो मतलब फॉल्स, नकली, और सीलोम मतलब बॉडी कैविटी। नकली बॉडी कैविटी है क्योंकि असली इस तरह की दिखाई देती है, तो नकली इस तरह की दिख रही है। अंडरस्टूड और नॉट? तो ये जो आपको देखने को मिला सीलोम में, ये आपको सीलोम हमेशा ही किस में दिखेगा? ओनली इन ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिर्फ और सिर्फ ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स में ही देखने को मिलेगा। ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म में ही मिलेगा, क्योंकि ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म के पास है मीजोडर्म, और मीजोडर्म में ही क्या देखने को मिला आपको? मीजोडर्म में ही देखने को मिला है सीलोम या
कैविटी। क्लियर है आपको? तो यहाँ पे अगर मैं लेबल करूं तो क्या लिखूंगी, ये है मीजोडर्म, ये पर्पल वाला क्या है, मीजोडर्म है, मीजोडर्म। बाहर वाला एक्टोडर्म और अंदर वाला एंडोडर्म। क्लियर है आपको? यहां पर भी सेम वैसे एक्टोडर्म, एंडोडर्म और ये पर्पल वाला जो पाउचेस के फॉर्म में मीजोडर्मल पाउच, हम ऐसा लिख सकते हैं इसको कि ये क्या है, ये है मीजोडर्मल पाउच, मीजोडर्मल पाउचेस है। क्लियर? अंडरस्टूड? एक बार स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे, इसके आगे बढ़ेंगे हम लोग फिर। तो ये हो गई हमारे पास सिमेट्री और सीलोम। नेक्स्ट आते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है ऑर्गेनिजम्स का, ये हम लोग देखने वाले हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको यहाँ पर मैं दो तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम दिखाने वाली हूँ। कैसे कैसे? सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है बच्चे, पहले बताएंगे ऑर्गन्स क्या क्या है, हार्ट, ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स में क्या क्या, आर्टरी, वेन्स, कैपिलरीज, है ना। तो यहाँ पर भी वही है, ब्लड सर्कुलेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम में भी यहाँ पर वही है। अब जो सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है और हायर ऑर्गेनिज्म के पास कैसा होता है, ये हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले जो आप बहुत कॉमनली जानते हो दैट इज क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, क्लोज्ड का मतलब क्या है, यहां देखेंगे आप, दिस इज हार्ट, मैं एक स्ट्रक्चर बना रही हूं, ये है हार्ट, ठीक है। हार्ट से ऑक्सीजन वाला ब्लड लेकर कौन जाता है बच्चे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर कौन जाता है, आर्टरीज, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर कौन आता है, वेन्स, ठीक है। मान लीजिए हार्ट से ये आर्टरीज और वेन्स जो है वो कहाँ गई है, टिश्यू या कोई ऑर्गन में, दिस इज अ टिश्यू और ऑर्गन, ठीक है, ये एक ऑर्गन है, ऑर्गन या आप कह सकते हो टिश्यू है, जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वहां से वापस आएगा। ये देखोगे, ये जो वेन्स है, ये वेन्स आकर जाके छोटे छोटे इस तरह से वेनलेट्स में टूट जाते हैं। सेम गोज विथ, इसी तरह से आर्टरी के साथ भी ऐसा होता है, ठीक है। आर्टरीज जो है वो भी छोटे छोटे आर्ट्रियोल्स में इस तरह से टूट जाती है। आर्ट्रियोल्स और वेन्स आपस में इसी तरह कनेक्शन देते, कनेक्ट करते हैं। ये देखेंगे हम लोग कनेक्शन बना रहे हैं आर्टरीज और वेन्स का। आर्टरीज और वेन्स जहां पे कनेक्ट होती है, ये बहुत ही छोटे छोटे वेसल्स होते हैं, दिस इज कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं जल्दी बताएंगे, इसको हम लोग कहते हैं ब्लड कैपिलरीज, दिस इज ब्लड कैपिलरी। यहाँ पर ये क्या है, ये है ब्लड कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी। ब्लड कैपिलरीज जो है, दीज आर द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स और दीज आर द थिनेस्ट ब्लड वेसल्स ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। तो अब यहाँ पर आते हैं कि हार्ट जो है वो क्या करता है, दिस इज हार्ट, दिस इज वेन्स एंड दिस इज आर्टरी, ठीक है। देखो बच्चे, हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, O2 वाला ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा इनटू द ऑर्गन्स। ऑर्गन्स क्या करेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले लेंगे, सिर्फ ऑक्सीजन डिफ्यूज कर लेंगे और यहाँ से जो CO2 है या कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड या कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो जाएगा इनटू ब्लड कैपिलरी और फिर ये वेन्स के थ्रू CO2 हमारे हार्ट में जाएगा। यहाँ पर आ रहे, क्या ये ऑर्गन्स या टिश्यू ब्लड से नहा रहे हैं, मतलब हार्ट जो ब्लड भेज रहा है पाइप से, क्या वो पाइप जाकर ऑर्गन और टिश्यू में से ब्लड डाल दे रहे हैं, नहीं डाल रहे। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड या फूड या वेस्ट, ये सब का सब जो है ब्लड से ऑर्गन में डिफ्यूज होता है और ऑर्गन से ब्लड में डिफ्यूज होता है, ये दोनों काम चलते, सिर्फ डिफ्यूजन हो रहा है, ब्लड से नहाया नहीं जा रहा कि ऐसे ऑर्गन वाले सारे ब्लड से लेकर आए खाना और ऑक्सीजन और दे दिया, ऐसे ब्लड डाल दिया ऑर्गन में, ऐसा नहीं हो रहा है।
क्लियर है? क्या हो रहा है यहाँ पर हो रहा है कि ब्लड कैपिलरीज आ रही है, कैपिलरीज में प्रेशर बढ़ रहा है जिसकी वजह से डिफ्यूजन हो पा रहा है ऑक्सीजन का इनटू ऑर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड का इनटू द ब्लड। ठीक है, डिफ्यूजन मेरे ख्याल से आप सभी ने पढ़ लिया है केमिस्ट्री में। तो डिफ्यूजन की वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, सर्कुलेशन हो रहा है। दिस इज कॉल्ड एज क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि ब्लड से पूरे ऑर्गन को नहाया नहीं जा रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब आते हैं हम लोग ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, दिस इज हार्ट, ये हमारा आगे नेक्स्ट ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको क्या देखने को मिलेगा, यहां पर आता है हमारे पास हार्ट। हार्ट से यहाँ पर है, इसके पास सारी आर्टरीज होती है। जिसके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके हाथ से सिर्फ आर्टरी जाती है, कोई वेन नहीं जाता है। अब मान लीजिए दिस इज ऑर्गन और टिश्यू, कोई ऑर्गन है या टिश्यू है, ये जैसे वहां था ऑर्गन और टिश्यू। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है आर्टरी से, ये आकर यहाँ पर छोटे छोटे वेसल्स में ऐसे खुल जाता है। मतलब ये वेसल्स कैसे है, ओपन है, यस और नो, ओपन है ना यहाँ पर वेसल्स, वेसल्स खुले हुए। क्या मैं यहाँ पे कैपिलरी बनाई, क्या मैंने इन दोनों को जोड़ा, नहीं जोड़ा। इसका मतलब क्या, ये खुले हुए हैं और इनके हार्ट में क्या होता है, छोटे छोटे छेद होते हैं विच इज कॉल्ड एज ऑस्टिया। इन छोटे छोटे छेद को ऑस्टिया कहते हैं। ऑस्टिया क्या है, ओपन पोर, ओपन पोर, खुले हुए छेद है किसके, हार्ट के। हार्ट के ओपन पोर्स को हम कह रहे हैं ऑस्टिया। अब यहाँ पर क्या है, ये हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, दोनों तरफ से आ रहा है और ऐसे दोनों तरफ से पाइप से आएगा और ऑर्गन को इस तरह से दे देगा, जिसकी वजह से ये ऑर्गन क्या है, पूरे ब्लड से नहा लेंगे। ठीक है, ऑर्गन नहीं नहा रहा था ब्लड से, ऑर्गन नहा रहे हैं ब्लड से। पूरा ब्लड कहाँ गया, ऑर्गन के ऊपर, और फिर डिफ्यूजन होकर कार्बन डाइऑक्साइड दिया जाएगा, ऑक्सीजन लिया जाएगा। अब जो यहाँ पर ब्लड आ चुका, ये ब्लड से जो ऑर्गन्स नहा रहे हैं, ये ब्लड से जो ऑर्गन नहा रहे हैं, ये ऑर्गन से वापस ब्लड हार्ट में जाएगा। कौन सा ब्लड जाएगा, अभी ये जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसको मैं कलर चेंज करके दिखाती हूँ, जैसे इसमें दिखाया था। तो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड कैसे जाएगा या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे जाएगा, वो जाएगा वापस से थ्रू ऑस्टिया। ठीक है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ऐसा काम चलता है, वेरास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ऐसा काम चलता है। हमारे यहाँ तो ब्लड जो है वो डायरेक्ट ऑर्गन को बात नहीं करता है, वेरास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में डायरेक्ट ऑर्गन को बात करता है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसमें, कॉकरोच, इंसेक्ट्स एग्जाम्पल हो जाएंगे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के, और क्लोज के लिए हो जाएंगे ह्यूमंस। क्लियर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ओपन होता है माउथ से और एंड करता है एनस से। ठीक है, इंजेशन मतलब इनटेक, इनटेक ऑफ फूड कहां से हो रहा है, माउथ से, वेयर एज एक्सक्रीशन कहां से हो रहा है, एनस से। ठीक है, एक्सक्रीशन या आप कह सकते हैं इजेशन, बॉडी से बाहर निकालना, जो अनडाइजेस्टेड फूड है या वेस्ट फूड है उसको बाहर निकालना है, तो वो कहां से होता है, एनस से। तो हमारे पास इंजेशन और इजेशन दोनों के लिए अलग अलग ओपनिंग्स है। तो जिस डाइजेस्टिव सिस्टम में अलग अलग ओपनिंग्स होती है उनको हम कहते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो यहां पर आता है पहला, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, डीएस मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है, टू ओपनिंग्स है, टू ओपनिंग्स, दो अलग अलग ओपनिंग्स है। किस किस चीज के लिए, पहली ओपनिंग है माउथ, माउथ से क्या हो रहा है, माउथ फॉर इंजेशन, इंजेशन मतलब खाना अंदर लेना। ठीक है, इनटेक ऑफ फूड, और एनस है फॉर इजेशन, अनडाइजेस्टेड फूड या वेस्ट को बाहर निकालता है, फॉर इजेशन, फॉर इंजेशन, एंड दिस इज फॉर इजेशन। इजेशन का मतलब बॉडी से फूड को बाहर निकाल, वेस्ट फूड को या अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालना। ये सेपरेट ओपनिंग्स है, तो इसीलिए माउथ अलग है और एनस अलग है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग बच्चे, नेक्स्ट विल बी इनकम्प्लीट
डाइजेस्टिव सिस्टम, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको क्या देखने को मिलेगा, इसमें वन ओपनिंग है, एक ही ओपनिंग है सिर्फ और सिर्फ, और ये ओपनिंग से ही क्या हो रहा है, फॉर इंजेशन एंड इजेशन, अंदर खाना जा भी रहा है और बाहर भी आ रहा है वेस्ट फूड। इजेशन और इंजेशन के लिए सिर्फ एक ही ओपनिंग है, सिर्फ माउथ है, इनके पास एनस नहीं है। इज इट क्लियर? ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेंगे स्टार फिश में, एक ही है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, वेयरएज ह्यूमन के पास कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, माउथ अलग है, एनस अलग है। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लो बच्चे, इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट विल बी सेगमेंट्स एंड नोटोकॉर्ड। सेगमेंट्स और नोटोकॉर्ड क्या है ये समझते हैं, ये हमारा लास्ट बेसिस है, आज हमारा बेसिस के अंदर ही सारा कुछ खत्म हो गया। सेगमेंट्स क्या होते हैं, जैसे आप सभी ने देखा है अर्थवर्म, देखा है यस और नो, सबने देखा है अर्थवर्म, कैसा दिखाई देता है अर्थवर्म? अर्थवर्म कुछ इस तरह का दिखता है, बोले वाह, हम लोग अर्थवर्म देखने वाले हैं, हम लोग प्रैक्टिकल भी करने वाले हैं अर्थवर्म का बहुत जल्दी, तो प्लीज आप लोग मिस नहीं करिएगा, सब्सक्राइब कर ले चैनल ताकि आपका कोई भी प्रैक्टिकल मिस ना हो। दिस इज अर्थवर्म, ठीक है। अर्थवर्म के इस इमेज में आप क्या देख सकते हो, इसमें आप देख सकते हो कि इसके इमेज में आपको क्या दिखाई दे रहा है, इस तरह से इसमें आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर छोटे 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 लाइंस या सेगमेंट्स, रिंग्स दिखाई दे रहे हैं कि नहीं, तो ये जो लाइंस या रिंग्स है इसी को हम क्या कहते हैं, सेगमेंट्स कहते हैं। सेगमेंट्स के दूसरा नाम क्या है, मेटामियर्स, मेटामियर्स, मेटामियर्स आर आल्सो कॉल्ड एज सेगमेंट्स। तो अर्थवर्म की बॉडी जो है मेटामेरिकली सेगमेंटेड है। मेटामेरिकली सेगमेंटेड का मतलब क्या होता है, मेटामेरिकली सेगमेंटेड का मतलब होता है कि इसकी बॉडी जो है बाहर की तरफ से भी छोटे छोटे रिंग्स में डिवाइडेड है, और उस रिंग्स में क्या प्रेजेंट है, ऑर्गन्स प्रेजेंट है, और अंदर की तरफ से भी रिंग्स डिवाइडेड है। आपके घर में जो सिंक है, सिंक के पाइप होता है ना, सिंक देखा है आप सभी ने, घर में सिंक है आपके पास, किचन का सिंक है, उसके नीचे जो पाइप लगी हुई होती है, वो पाइप कैसी होती है, पहले ऐसे फोल्डेड फॉर्म में आती है, फिर ऐसे करके खोलते हैं, वो बाहर से भी ऐसे गोल 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 रिंग्स, और अगर अंदर हाथ डाल के देखो तो वो भी ऐसे ऐसे रिंग्स आती है। तो वैसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी बाहर से भी रिंग्स वाली और अंदर से भी रिंग्स में डिवाइडेड है, वैसे बॉडी को हम कहते हैं सेगमेंटेड बॉडी। एग्जाम्पल आपको अर्थवर्म में दिखाई दे ही रहा है कि दीज ऑल आर सेगमेंट्स, ये सारे के सारे क्या है, छोटे छोटे सेगमेंट्स है। क्लियर है? तो मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी वैसी बॉडी होती है जिसके अंदर में भी रिंग्स हो और बाहर की तरफ से भी पूरे बॉडी में रिंग्स हो। इज इट क्लियर? तो वैसे बॉडी को हम क्या कहते हैं, मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी कहते हैं। जैसे ह्यूमन की बॉडी सेगमेंटेड है क्या? नहीं है, वी आर नॉट मेटामेरिकली सेगमेंटेड, लेकिन अर्थवर्म की बॉडी सेगमेंटेड है। आप सभी ने देखा है कॉकरोच की बॉडी भी सेगमेंटेड है। आप सभी ने देखा होगा बटरफ्लाई, उनकी बॉडी भी सेगमेंटेड होती है। इंसेक्ट्स की बॉडी भी सेगमेंटेड होती है। क्लियर हो गए यहाँ तक? समझ में आया सेगमेंटेशन क्या है? मेटामेरिकली सेगमेंटेशन क्या? मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी वैसी बॉडी है जिसमें क्या होता है, अंदर से और बाहर से रिंग्स में डिवाइडेड हो और उसके अंदर प्रॉपर ऑर्गन्स बसे हुए हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड क्या है? व्हाट इज नोटोकॉर्ड? जब हम लोग एम्ब्रियो फेज में थे, ह्यूमंस की बात कर रही हम लोग, मतलब ह्यूमंस जब एम्ब्रियो फेज में थे, तो एम्ब्रियो फेज में क्या ये पता चलता है कि ये ह्यूमन का एम्ब्रियो है या फिर चिकन का है या किसी फ्रॉग का है? पता चलता है क्या? क्योंकि जब तक आंख, मुंह, हाथ, पैर, लिम्स वगैरह ना बने तब तक हमें समझ में नहीं आता है कि वो एम्ब्रियो किसका है। ठीक है, तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम जब एम्ब्रियो बन रहा है, उस टाइम पर एक स्पेशल स्ट्रक्चर, रॉड शेप का एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम कहते हैं नोटोकॉर्ड।
इसका नाम क्या है? दिस इज कॉल्ड एज नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड एक रॉड शेप स्ट्रक्चर है जो एम्ब्रियो बनने के टाइम बनता है और ये डॉर्सली अटैच। डॉर्सल का मतलब क्या? डॉर्सल का मतलब क्या होता है? डॉर्सल का मतलब क्या होता है? अगर आपको व्यू दिखाते हैं ना, फ्रंट व्यू, बैक व्यू, साइड व्यू, व्यू का मतलब क्या है? अगर हम लोग कोई ऑर्गेनिज्म को पढ़ रहे हैं तो अगर हम उसका फ्रंट वाला एरिया पढ़ते हैं तो बोलते हैं इसको क्या? वेंट्रल साइड। वेंट्रल मतलब आगे की तरफ, याद रहेगा। फ्रंट वेंट्रल। बैक को कहते हैं डॉर्सल। कुछ मैं स्पेशल पॉइंट्स आपको बता दे रही हूं। अगर फ्रंट साइड पढ़ रहे हो, फ्रंट साइड पढ़ रहे हो तो उसको कहते हैं हम लोग वेंट्रल। फ्रंट का मतलब वेंट्रल। बैक साइड पढ़ रहे तो इसको हम लोग कहते हैं डॉर्सल। और अगर हम लोग साइड व्यू पढ़ रहे, साइड पढ़ रहे, लेफ्ट साइड और राइट साइड, एल और आर, इसको हम कहते हैं लैटरल। लैटरल व्यू। और अगर हम लोग टिप या आप कह सकते हो ऊपर वाला पार्ट पढ़ रहे, टिप पार्ट पढ़ रहे हैं तो हम लोग उसको कहते हैं टर्मिनल साइड। टर्मिनल साइड, ठीक है। कोई दिक्कत है? ये आपको बायोलॉजी में बहुत काम आएगा बच्चों और इस चैप्टर में बहुत काम आने वाला है, तो आपको याद रखना है फ्रंट व्यू वेंट्रल, बैक व्यू डॉर्सल, साइड व्यू लैटरल और टिप व्यूज टर्मिनल, ठीक है। पोजीशन याद रखनी, ये पोजीशन बता रहे हैं हम लोग, ठीक है। दीज आर द पोजीशंस। पोजीशंस इन बायोलॉजी। बायो में हम लोग क्या क्या पोजीशंस देखते हैं, तो ये पोजीशंस है, ठीक है। अब आते हैं बैक टू द पॉइंट, नोटोकॉर्ड क्या है। तो नोटोकॉर्ड क्या होता है ये समझते हैं। आप सभी के पास बैकबोन है क्या? रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है आप सभी के पास? कोई बच्चे बोलेंगे नहीं है मेरे पास। नहीं है तो स्ट्रेट कैसे है ना। तो हम सभी के पास जो बैकबोन है वो बैकबोन क्या है? वो बैकबोन नोटोकॉर्ड का ही एक मॉडिफिकेशन है, ठीक है। नोटोकॉर्ड ही जब हमारे एम्ब्रियो फेज में हम लोग थे, हमारे बॉडी में बना नोटोकॉर्ड। ये नोटोकॉर्ड एक रॉड शेप का स्ट्रक्चर होता है। जैसे जैसे हमारा एम्ब्रियो बढ़ते गया, हम लोग बेबी बनते गए, फीटस बनते गए, वैसे वैसे ये नोटोकॉर्ड हमारे बॉडी में बैकबोन का शेप ले लिया, ठीक है। तो बैकबोन इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ नोटोकॉर्ड। तो नोटोकॉर्ड क्या है ये हम समझ चुके कि नोटोकॉर्ड एक नोटोकॉर्ड is a rod-like structure which provides a क्या framework और support to the developing embryo, ठीक है। यही नोटोकॉर्ड के पीछे में आपको दिखाई दे रहा है न्यूरल कॉर्ड। न्यूरल कॉर्ड क्या होता है? तो न्यूरल कॉर्ड स्पाइनल कॉर्ड बनता है। बैकबोन है मतलब कि रीढ़ की हड्डी है, उसके बीचों बीच क्या ऐसे घुसा हुआ है? स्पाइनल कॉर्ड है, हाँ या ना? ऐसे बीचों बीच में घुसा हुआ है स्पाइनल कॉर्ड। ऐसे खाली थोड़ी है, खोखला नहीं है हमारा हड्डी, ये इसके अंदर क्या घुसा हुआ है? स्पाइनल कॉर्ड घुसा। तो स्पाइनल कॉर्ड किससे बना? न्यूरल कॉर्ड से बना। और ये क्या है? दिस इज नोटोकॉर्ड, ठीक है। क्लियर हो गया सभी को यहाँ पे नोटोकॉर्ड क्या है। अब आते हैं जिन ऑर्गेनिजम्स के पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। जिन ऑर्गेनिजम्स के पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तो वैसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग कहते हैं, प्रेजेंट है अगर है नोटोकॉर्ड तो वैसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं कॉर्डेटा। जिस ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्टेज में अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तो उसको क्या कहते हैं? कॉर्डेटा। और जिन ऑर्गेनिजम्स के लाइफ स्टेज में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं, एब्सेंट, तो वैसे ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं नॉन कॉर्डेटा, ठीक है। तो ऐसे भी हम लोग डिवाइड किया कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा। जैसे एग्जांपल आपसे मैं पूछती हूँ कि क्या ह्यूमंस कॉर्डेटा है? यस और नो? बिल्कुल, ह्यूमंस आर कॉर्डेटा बिकॉज हमारे पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट था तभी बैकबोन बन पाया, है ना।
हमारे किसी लाइफ स्टेज में एम्ब्रियोनिक फेज में नोटोकॉर्ड था कि नहीं? आपके किसी भी लाइफ फेज में, चाहे एम्ब्रियो हो, चाहे फीटस हो, चाहे लार्वा हो, चाहे एडल्ट हो, चाहे ओल्ड एज हो, कभी भी अगर नोटोकॉर्ड है तो इसका मतलब है आप क्या हो? कॉर्डेटा हो, या वो ऑर्गेनिज्म कॉर्डेटा है। और जिनके पास नहीं है वो नॉन कॉर्डेट्स। चलो आप मुझे एग्जाम्पल बताओ, क्या अर्थवर्म कॉर्डेटा है या नॉन कॉर्डेटा? ये आपके क्वेश्चन है, कमेंट में आंसर जरूर मिलना चाहिए। क्या अर्थवर्म कॉर्डेटा में आएगा या नॉन कॉर्डेटा में आएगा? क्लियर? तो आज यहाँ तक हमारा हो गया बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे हमारे नए फाइलम के साथ, दैट इज फाइलम पोरिफेरा। आपसे अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए ये सारे जो भी क्लासेस हमने पढ़े हैं आज, जितने भी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है, इनका नोट्स जरूर कॉपी करेंगे आप लोग। नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, बिकॉज अगर आप अपने से नोट्स नहीं बनाओगे तब तक आप प्रॉपर समझ नहीं पाओगे चीजों को। तो आपके पास एनसीईआरटी बुक है, उसको रेफर करिए, एंड यहाँ से जो आपको नोट्स मिल रहा है ये नोट्स बनाइए। आपकी कॉपी में नोट्स बनना